हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने हमारी एनसीईआरटी की साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसके अंदर आज हमारा 7th क्लास का 12th लेसन है, जिसका नाम है पादप में जनन। मतलब कि पादपों के अंदर जनन कैसे होता है, पादप कैसे जनन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले है जनन क्या है। मतलब माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। मतलब माता पिता से बच्चे का पैदा होना या किसी संतान का पैदा होना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। पादप में कायिक अंग। तो देखिए दोस्तों, पादपों में मूल, तना, पत्तियां होती हैं। ये पादपों के कायिक अंग होते हैं। मतलब पादपों के जो कायिक अंग कौन से हैं, मूल, तना और पत्तियां। मूल मतलब जड़, जड़, तना और पत्तियां पादपों क्या है, कायिक अंग है। आगे देखिए दोस्तों, पुष्प में जनन का कार्य करते। पुष्प पादप जो पुष्प होते हैं वो क्या करते हैं, पादप में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प पादप के जननांग होते हैं। मतलब जो पुष्प हैं वो क्या करते हैं, पादप में जनन का कार्य करते हैं और उसके क्या होते हैं, जननांग होते हैं। किसी पुष्प में नर जननांग अथवा मादा जननांग दोनों जनन हो सकते हैं। मतलब क्या है, जो पुष्प हैं वो किसी भी पुष्प क्या करते हैं, पादप में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में ये इसके क्या होते हैं, जननांग होते हैं। मतलब जो पुष्प पादप के जननांग होते हैं और जननांग होने के कारण वे क्या करते हैं, पुष्प के अंदर जनन का कार्य करते हैं। किसी भी पुष्प के अंदर नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग दोनों हो सकते हैं। मतलब कि नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों हो सकते हैं या एक भी हो सकते हैं। पादपों में जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक जनन। मतलब लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक जनन जनन कौन सा होता है दोस्तों, देखिए अलैंगिक और लैंगिक के बारे में हम पढ़ते हैं। अलैंगिक जनन कौन सा है, पादप में बिना बीजों के नए पादप का उत्पादन। मतलब कि जो अलैंगिक जनन है उसके अंदर पादप में दूसरे बिना बीजों के, मतलब बीजों की आवश्यकता नहीं होती, बिना बीजों के नए पादप का जनन हो जाता है। तो कौन सा जनन होता है, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के अंदर क्या होता है, पादपों में बिना बीजों के नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। और लैंगिक जनन क्या होता है, इस जनन में पादप नए बीजों से प्राप्त होते हैं। पादपों में जनन नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। मतलब क्या है, जो अलैंगिक जनन है उसके अंदर तो पादप में बिना बीजों के जनन हो जाता है, और जो लैंगिक जनन है उसके अंदर पादपों में नए बीजों से जनन होता है। नए बीजों से क्या होता है, जनन होता है। अलैंगिक जनन, देखिए अलैंगिक जनन के प्रकार हैं। पौधों में अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं, ये देखिए। कायिक प्रबंधन। कायिक प्रबंधन क्या है दोस्तों, ये जो पौधे के जो कायिक अंग थे, जो जड़, तना और पत्ती अथवा कली, ये पौधे के कायिक अंग हैं। कायिक अंग द्वारा नए पादप प्राप्त किए जाते हैं। जनन पादप के कायिक भागों से होता है, इसलिए इसे कायिक प्रबंधन कहते हैं। मतलब क्या है, कायिक प्रबंधन क्या है, जो पादप के कायिक अंग होते हैं उनसे नए पौधे प्राप्त किए जाते हैं। मतलब कि नए पौधे लगाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कायिक प्रबंधन कहते हैं। पादप में देखिए एक बार, पादप में मूल, तने, पत्ती अथवा कली जैसे कायिक अंग द्वारा, मतलब पादप के जो कायिक अंग होते हैं, मूल, तना, पत्ती और अथवा कली, इनसे नए पादप प्राप्त किए जाते हैं। जनन पादप के कायिक अंगों से होता है। मतलब ये जो अंग थे ये पादप के कायिक अंग थे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कायिक प्रबंधन। आगे देखिए दोस्तों, गुलाब और चंपा के पौधे में कलम से नए पादप उगाए जाते हैं। मतलब कलम को काटकर नया पौधा बनाया जा सकता है गुलाब और चंपा के अंदर। आलू, अदरक, हल्दी और ब्रायोफिलम, मतलब कि पत्थर चीटा, शकरकंदी और डहलिया में कायिक प्रबंधन से जन्म होता है। मतलब ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि दोस्तों किसके अंदर कायिक प्रबंधन से जन्म होता है। उदाहरण देकर, आलू, अदरक, हल्दी, पत्थर चट्टा, शकरकंद और डहलिया के अंदर कायिक प्रबंधन से जन्म होता है। पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारे के गर्त में कलिकाएं होती हैं। यदि इस पादप की पत्ती आदर मतलब क्या है, जो पत्थर चिट्टा होता है, इसकी जो पत्ती होती है, पत्ती के किनारे पर, मतलब ये पत्ती है, इसके जो किनारे पर गरत होती है, मतलब कि छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। अगर ये पत्ती किसी नमी वाले क्षेत्र में गिर जाए, मतलब नमी युक्त मिट्टी पर गिर जाए, तो इसके अंदर से नए पादप निकल आते हैं। जो इसके गर्त होते हैं इनसे नए पादप निकल जाते हैं, नए पादप का जन्म हो जाता है। तो इस क्या है, पत्थर चट्टे की पत्तियों के किनारे, पत्ती के किनारे पर क्या होते हैं, छोटे छोटे
गर्त में कलिकाएं होती हैं। अगर ये पत्ती किसी आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका नए पादप के रूप में जन्म ले लेती है। ठीक है दोस्तों, आगे कैक्टस जैसे पादप के वे भाग जो मुख्य पादप से अलग हो जाते हैं नए पादप को जन्म देते हैं। मतलब कैक्टस क्या है, कैक्टस के वे भाग जो कैक्टस से टूटकर अलग हो जाते हैं वो नए पादप बना देते हैं। कायिक प्रबंधन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रबंधन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और जल कम अवधि में ही आ जाते हैं। मतलब ये क्या बताना चाह रहा है दोस्तों कि जो कायिक प्रबंधन है उसके द्वारा जो पौधे हैं वे जल्दी से तैयार किए जा सकते हैं और कायिक प्रबंधन द्वारा लगाए गए पौधों के अंदर पुष्प और जल कम अवधि में ही जल और पुष्प और फल कम अवधि के अंदर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि जो कायिक प्रबंधन से मान लो पहले ही पौधा विकसित हुआ होता है कुछ, लेकिन बीज से पौधा बिल्कुल विकसित नहीं होता, वो स्टार्टिंग के अंदर विकसित होगा, उसको काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन कायिक प्रबंधन के अंदर पौधा पहले से ही कुछ विकसित होता है। इसलिए क्या है, कायिक प्रबंधन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। मतलब जो कायिक प्रबंधन है उसके द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, और इनके ऊपर पुष्प और फल जल्दी कम अवधि के अंदर आ जाते हैं। आगे देखिए मुकुलन। मुकुलन क्या होता है? ईस्ट एक पेशीय जीव है। ईस्ट क्या है? एक कोशीय जीव है। मतलब ईस्ट के अंदर एक कोशिका होती है। यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो ईस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन कर लेते हैं। मतलब ईस्ट क्या है? एक कोशिकीय जीव है। और किस विधि के द्वारा जनन होता है ईस्ट के अंदर? मुकुलन की विधि के। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछ लेगा कि ईस्ट में किस विधि के द्वारा जनन होता है, तो ईस्ट में मुकुलन विधि के द्वारा जनन होता है। और कैसे होता है? अगर इसे पर्याप्त मात्रा में पोषण उपलब्ध हो तो ईस्ट वृद्धि करके गुणन प्राप्त कर लेता। मतलब कि क्या करेगा? ईस्ट 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। ईस्ट कोशिका बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब जैसा प्रबंध मूलक मुकुल या कली कहलाता है। मतलब ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाले छोटे छोटे जो बल्ब होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पर्वत मुकुल या कली कहलाते हैं। मतलब ईस्ट से जो छोटे छोटे जो भाग निकलते हैं वो क्या कहलाते हैं? मुकुल या कली कहलाते हैं। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है। मतलब कि मुकुल जैसे जैसे बड़ा हो जाता है और जनन कोशिका से विलग होकर ईस्ट बनाता है। मतलब कि जो जैसे जैसे मुकुल जो पैदा हुए थे वे वृद्धि करते हैं और जनक कोशिका से अलग होकर नए ईस्ट बनाते हैं। नए ईस्ट कोशिकाओं से विकसित होकर क्या हो जाते हैं? परिपक्व हो जाते हैं और फिर से नई ईस्ट कोशिका बनाते हैं। मतलब इनके अंदर क्या चलता रहता है? जैसे ईस्ट को, ये कोई ईस्ट है, इसको पर्याप्त मात्रा में पोषण उपलब्ध हुआ तो ईस्ट वृद्धि करेगा और अपने गुणजों के अंदर टूट जाएगा। 2 से 4 के अंदर टूट गया। ठीक है, ऐसे इसके अंदर ये प्रक्रिया होती है। आगे देखिए खंडन क्या है? जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। मतलब खंडन क्या है? खंडन भी ऐसे ही है। मतलब ये कोई एक जीव है, जब इसे पोषक तत्व उपलब्ध होंगे, जल और पोषक तत्व, तो ये गुणन के अंदर टूट जाएगा। तो ये कौन सी विधि से जनन होगा? खंडन विधि। खंडन के अंदर क्या है? जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। मतलब कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस तरह ये गुणन करते हैं। शैवाल 2 या 2 से अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंडित हुआ टुकड़े नए जीवों में वृद्धि करते हैं। मतलब कि जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल क्या करते हैं? मतलब ये एक शैवाल है। देखिए दोस्तों, जैसे ये कोई एक शैवाल है, जब इसको जल और पोषक तत्व उपलब्ध होंगे तो क्या होगा? ये अपने गुणजों के अंदर टूट जाएगा, जो टुकड़ों के अंदर विखंडित हो जाएगा। जब ये टुकड़े क्या होंगे? ये टुकड़े नए जीवों के रूप में वृद्धि करेंगे। आगे देखिए बीजाणु निर्माण। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। मतलब जो बीजाणु होता है उसमें भी अलैंगिक जनन होता है। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए कठोर सुरक्षात्मक आवरण होता है। क्या है? जो बीजाणु निर्माण क्या है? बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन ही करते हैं। मतलब क्या है? जो बीजाणु जो है उनके द्वारा अलैंगिक जनन होता है। प्रत्येक बीजाणु
उच्च तापमान मतलब अधिक तापमान और निम्न आर्द्रता, अधिक तापमान और कम आर्द्रता जैसी प्रतिकूल मतलब कि जो असहनीय अधिक तापमान और कम आर्द्रता जैसी जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनको झेलने के लिए इनके ऊपर क्या होता है, एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण होता है। मतलब जो बीजों के ऊपर एक जो आवरण नहीं होता वो किस लिए होता है कि तापमान अधिक हो जाए और आर्द्रता कम हो जाए तो भी ये जो बीज हैं ये जीवित रखने के लिए क्या होता है, इनके ऊपर एक सुरक्षात्मक आवरण होता है। जैसे आम की गुठली के ऊपर होता है और जो बीज होता है उसके अंदर होता है, तो ये जो उसका सुरक्षात्मक आवरण होता है ये किस लिए होता है कि अधिक ताप और कम आर्द्रता में भी बीज को जीवित रखा जा सके, इसलिए लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं। जब इनकी परिस्थितियाँ कैसी होती हैं, अनुकूल होती हैं, मतलब कि जैसे जब वर्षा होती है तो ये बीजाणु फिर अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव के रूप में विकसित हो जाते हैं। मोस और फरन जैसे पादप में भी जनन बीजाणु द्वारा होता है। मतलब ये पूछ लेगा कि मोस और फरन में जो जनन है वो किस प्रकार होता है, बीजाणु से होता है। तो ये जो दोस्तों इनके जो एग्जाम्पल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आ सकता है कि मोस और फरन में जीवाणु जनन किस प्रकार होता है, बीजाणु से होता है। आगे देखिए लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन पुष्प में पंखुकेसर नर जनन अंग और शिस्त्रीकेसर जनन अंग है। मतलब जो लैंगिक जनन होगा उसके अंदर स्त्री और पुरुष दोनों की आवश्यकता होगी। स्त्री पुष्प पादप में पंखुकेसर नर जनन अंग और शिस्त्रीकेसर मादा जनन अंग। मतलब कि पादपों के अंदर क्या होता है, जो पंखुकेसर होता है वो नर जनन अंग होता है और शिस्त्रीकेसर होता है वो क्या है, वो मादा जनन अंग होता है। तो जो लैंगिक मतलब कि क्या है, जो लैंगिक जनन के अंदर है पादप में पुष्प पंखुकेसर नर जनन अंग और शिस्त्रीकेसर मादा जनन अंग है। एक लिंगी पुष्प कौन से होंगे, जिनके अंदर ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पंखुकेसर अथवा केवल शिस्त्रीकेसर उपस्थित होंगे, वो कौन से होंगे, एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प का मतलब उनमें एक ही लिंग होगा, या तो शिस्त्रीकेसर होगा या पंखुकेसर। ऐसे पुष्प जिनके अंदर या तो केवल पंखुकेसर होगा अथवा केवल शिस्त्रीकेसर उपलब्ध होंगे वे एक लिंगी पुष्प होंगे। तो एक लिंगी पुष्प कौन से पौधों के होते हैं, मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरे के पौधे के। मतलब कौन से पौधे के एक लिंगी पुष्प होते हैं, मक्का, पपीता, ककड़ी और खीरे के। द्विलिंगी पुष्प मतलब कि वे जिन पुष्पों के अंदर दो लिंग होंगे, मतलब शिस्त्रीकेसर और पंखुकेसर दोनों होंगे, वे कौन से पुष्प होंगे, द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी का मतलब जिसके अंदर दो लिंग होंगे, मतलब नर और पंखुकेसर, और जो पादप के अंदर नर होता है वो कौन सा होता है, पंखुकेसर, और जो मादा जनन अंग होता है वो कौन सा होता है, शिस्त्रीकेसर। जो जिसके अंदर दोनों होंगे वो क्या होंगे, द्विलिंगी पुष्प कहलाएंगे। द्विलिंगी पुष्प के जो एग्जाम्पल है वे कौन से हैं, सरसों, गुलाब और पिटूनिया कैसे पौधे हैं, द्विलिंगी पुष्प के पौधे हैं। सरसों, गुलाब, पिटूनिया कैसे हैं, द्विलिंगी पुष्प के पौधे हैं। परागकोश में परागण होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं। मतलब परागकोश के अंदर परागकण होते हैं। जो परागकोश होता है पौधे का, जो हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था, उसके अंदर क्या होता है, नर युग्मक परागकण होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं। मतलब कि नर युग्मक क्या होते हैं, जो आगे चलकर मतलब कि नए पादप को जो जन्म देने के लिए जो युग्मक बनते हैं उसको कौन बनाते हैं, परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मक बनाते हैं। आगे देखिए शिस्त्रीकेसर के वर्तिका और अंडाशय होते हैं। शिस्त्रीकेसर के अंदर क्या होता है, वर्तिकारक और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। मतलब शिस्त्रीकेसर जो होगा परागकोश में तो क्या होगा, परागकण होंगे जो नर जनन अंग बना देंगे, मतलब कि पंखुकेसर, सिंपली बात। आगे देखिए शिस्त्रीकेसर के अंदर क्या होंगे, वर्तिका होगी, वर्तिकारक होगा और अंडाशय होगा। क्या, वर्तिका, वर्तिकारक और अंडाशय तीन होंगे। अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजांड होंगे। मर्दा युग्मक अथवा अंडाशय का निर्माण बीजांड में होता है। जो मादा युग्मक अथवा अंडाशय अंड का निर्माण कहाँ होगा, बीजांड के अंदर होगा। मादा का जो युग्मक है जिससे कि जनन अंग बनेगा वो किसके अंदर होगा, मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। आगे देखिए लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। मतलब जब लैंगिक जनन होता है तो इसके अंदर नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है।
तो उनके जो जब संयोग से क्या बनता है, युग्मकों के, नर और मादा के जो युग्मक है, युग्मन का मतलब क्या होता है, युग्मन का मतलब होता है संयोग, मतलब कि उनके मिलन से क्या होगा, युग्मनज, युग्मनज बनता है। मतलब कि जो उनके मिलन से जो पदार्थ बनेगा वो क्या होगा, युग्मनज। नर और मादा युग्मकों के संयोग से युग्मनज बनेगा। मतलब जब नर और मादा का जो संयोग होगा, जो उनका मिलन होगा, तो उससे क्या बनेगा, युग्मन से क्या बनेगा, युग्मनज। नर और मादा के संयोग से, युग्मकों के संयोग से क्या बनेगा, युग्मनज बनता है। प्राक, ये वही आ गया दोस्तों। देखिए लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से क्या बनता है, युग्मनज। मतलब कि उनके जब नर और मादा का संयोग होता है तो उससे क्या बनता है, नर और मादा युग्मकों के संयोग से क्या बनेगा, युग्मनज बनता है, जिससे कि आगे चलकर जो अंडा बनता है। परागकण, परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकारक पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। मतलब देखिए दोस्तों, ये क्या होते हैं, परागकण जो होते हैं, परागकणों का परागकोश, जैसा कि हमने पढ़ा था कि परागकोश में परागकण होते हैं। मतलब मान लो ये कोई परागकोश है, परागकोश, इसके अंदर परागकण होंगे, परागकोश के अंदर परागकण होंगे। तो अब देखिए क्या है, परागकणों का जो पराग के जो कण हैं उनका परागकोश से पुष्प के वर्तिकारक पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। यदि परागण उसी पुष्प के वर्तिकारक पर गिरते हैं तो उसे सौ परागण कहते हैं। मतलब ये क्या होता है, जो परागकोश के अंदर जो परागकण होते हैं उनका पक्षियों द्वारा या हवा के द्वारा किसी अन्य प्रकार के द्वारा पुष्प के वर्तिकारक पर स्थानांतरण क्या कहलाता है, परागकण कहलाता है। अगर उसी परागकण के यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकारक पर, मतलब अगर सेम पुष्प है, अगर वही पुष्प है और उसी का वर्तिकारक पर परागकण पड़ जाए तो क्या होगा, वो स्वपरागण होगा। लेकिन अगर पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प, मतलब कि कोई, देखिए दोस्तों ये ए पुष्प है और ये बी पुष्प, तो क्या है, इस पुष्प के जो परागकण हैं वो अगर बी के वर्तिकारक पर गिर गए तो क्या होगा, पर परागण, मतलब कि दूसरे के ऊपर पड़ गए। और अब देखिए दोस्तों, ये और ये बी नाम के दो पुष्प हैं, अगर एक के परागकण एक ही वर्तिकारक पर पड़ गए तो क्या होंगे, सौ परागण। और अब क्या है, परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकारक पर, मतलब जो परागकण होते हैं उनका पुष्प के वर्तिकारक पर पड़ जाना क्या कहलाता है, मतलब कि परागकण P और V, जो ये परागकणों का किसके ऊपर पड़ जाना, वर्तिकारक, परागकोश के से पुष्प के वर्तिकारक पर पड़ जाना। जो ये परागकण होते हैं ये कहाँ होते हैं, परागकोश के अंदर होते हैं, और ये कहाँ चले जाते हैं, वर्तिकारक पर चले जाते हैं, तो क्या बन जाता है, ये परागकण बन जाता है। निषेचन क्या होता है, जब नर और मादा युग्मक के मिलन की जो प्रक्रिया होती है, मतलब प्रक्रिया, उसे क्या कहते हैं, उस प्रक्रम को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और उस प्रक्रम के दौरान जो नर तथा मादा युग्मकों के संयोग द्वारा जो नई कोशिका बनती है उसे क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, जब नर और मादा युग्मकों के संयोग का जो प्रक्रम है उसे तो क्या बोलेंगे, निषेचन। मतलब क्या है, जब नर और ये ए और ये कोई बी है, एक नर है और एक मादा, तो मतलब इनके जो, मतलब देखिए एम और एफ से देखिए मेल और फीमेल हैं, जब इनका जो मिलन होगा, इनके जो मिलन की जो प्रक्रिया होगी उसे क्या कहेंगे, निषेचन। और इनके जो मिलन से जो नया पदार्थ बनेगा उसे क्या कहेंगे, युग्मनज। जो एक नई कोशिका बनेगी उसे क्या कहेंगे, युग्मनज। आगे देखिए दोस्तों, फल और बीज का विकास। फल और बीज का विकास किस प्रकार हुआ, निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। मतलब जब निषेचन होता है, जब नर और मादा का जो मिलन हुआ तो उसके बाद जो अंडाशय है वो किसके रूप में विकसित हो जाएगा, फल के रूप में विकसित हो जाएगा, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझा कर गिर जाते हैं। मतलब क्या होगा, निषेचन के बाद जब जो फल है वो अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाएगा, जबकि पुष्प के अन्य भाग हैं वो मुरझा कर गिर जाएंगे। परिपक्व होने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित होते हैं। मतलब जब वे पक जाएंगे
तो जो अंडाशय है वो फल के रूप में विकसित हो जाएगा। बीजांड से बीज विकसित होते हैं, मतलब जो बीज होते हैं वो किससे विकसित होते हैं? बीजांड से। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। मतलब बीज के अंदर क्या होता है? एक भ्रूण होता है जो ये जो कवर होता है सुरक्षात्मक, जैसे कि हमने आम की गुठली का एग्जाम्पल दिया था, उसके अंदर जो उसके बाहर जो आवरण होता है वो तो उसका सुरक्षात्मक आवरण हो गया, और उसके अंदर जो मतलब कि जो बीज होता है वो क्या होता है? भ्रूण होता है। आगे देखिए दोस्तों, बीज प्रकीर्णन की प्रकृति, मतलब कि बीज प्रकीर्णन का मतलब क्या है? कि बीज का फैल जाना, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, पानी के कारण, मिट्टी के कारण या हवा में उड़कर किसी भी तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बीज का चला जाना क्या कहलाता है? बीज प्रकीर्णन। प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप, अब इसकी डेफिनेशन देखिए, प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। तो देखिए, मैं जैसा कि हमने बताया कि प्रकृति में जो पादप हैं, एक ही जैसे पादप अनेक स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि एक ही प्रकार के पादप अनेक स्थानों पर उगे हुए हैं? क्योंकि उनके बीजों का प्रकीर्णन हुआ है, या तो पानी के कारण बहकर चले गए, या हवा में उड़कर चले गए, या मिट्टी के साथ चले गए। आगे देखिए, प्रकृति में पादप फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। जैसा कि हमने बताया कि पवन के द्वारा, हवा के द्वारा, जल के द्वारा, मिट्टी के द्वारा और जंतुओं के द्वारा हो गया। आगे देखिए, सहीजन मतलब कि डैमस्ट्रिक अथवा द्विफल जैसे पादप पंखयुक्त बीज होते हैं। मतलब सहीजन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे पूछ लिया जाएगा कि कौन से पादपों के जो बीज होते हैं वे पंखयुक्त होते हैं, कौन से पादप हैं? एक तो द्विफल और एक क्या है? सहीजन। सहीजन और द्विफल के जो पादप हैं उनके जो बीज हैं वो कैसे होते हैं? पंखयुक्त होते हैं। मतलब कि उनके बीजों की क्या होती है? पंख। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर जा सकते हैं। घास के हल्के बीज अथवा याक के रोमयुक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों पर चले जाते हैं। मतलब घास के हल्के बीज और याक, मतलब घास और याक के हल्के बीज रोमयुक्त फल के पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों पर चले जाते हैं। घास तथा याक के जो हल्के बीज होते हैं वो क्या करते हैं? घास के तो बीज हल्के होते हैं, लेकिन जो याक या रोमदार याक है जो, उसके बीज कैसे होते हैं? रोमदार युक्त, मतलब कि छोटे छोटे रव्वे होते हैं उनके ऊपर, जिसके कारण क्या करते हैं? वे पवन के साथ उड़कर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णित कर दिए जाते हैं। मतलब कि कुछ बीज ऐसे हैं जो जल के द्वारा बहकर चले जाते हैं, जैसे नारियल के बीज हैं। कुछ जीवों के शरीर से चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों पर चले जाते हैं। जैसे कुछ बीज ऐसे होते हैं जो मनुष्य के कपड़ों या शरीर से चिपक जाते हैं और दूर स्थानों पर चले जाते हैं, जैसे यूरेना और जेनथियम। ये एग्जाम्पल याद रखने हैं दोस्तों, डायरेक्ट पूछ सकता है कि ऐसे पादप के बीजों के नाम बताइए जो मनुष्य के साथ चिपक कर दूर स्थानों पर चले जाते हैं। तो क्या होगा? यूरेना एवं जेनिथियम। आगे देखिए, कुछ बीज झटके से फट जाते हैं। मतलब कि कुछ बीज ऐसे होते हैं जो एकदम झटके से फट जाते हैं, और झटके से फटने के कारण वे क्या होते हैं? मतलब कि उनका जो प्रकीर्णन है इधर उधर हो जाता है, जिसके कारण वे नए पादप बना पाते हैं। ऐसे कौन से हैं जो झटके से फट जाते हैं? एरंड और बाल्सम। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसका जो पाठ का सार डिस्कस कर। तो देखिए दोस्तों, पहला है कि सभी जीव अपनी किस्म को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? जनन या गुणन करते हैं। ठीक है। पादप में जनन दो प्रकार से होता है, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक जनन कुछ विधियाँ हैं। लैंगिक जनन की कौन सी विधियाँ हैं? ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि लैंगिक जनन कौन सी विधियाँ हैं? खंडन, मुकुलन, बीजाणु, कायिक प्रबंधन, ये हमने इनके बारे में गहराई से पढ़ लिया। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का युग्मन होता है। मतलब लैंगिक जनन क्या होगा? जिसके अंदर नर और मादा का संयोग होगा, मतलब कि जिसके अंदर नर और मादा मिलेंगे वो क्या होगा? लैंगिक जनन। कायिक प्रबंधन में पत्तियां, तना और मूल जैसे कायिक भागों से नए पादप उगाए जाते हैं। कायिक प्रबंधन क्या था? जिसके अंदर पत्तियां, तना और मूल जैसे कायिक भागों से नए पादप बनाए जाते थे। पुष्प पादप का जननांग है। मतलब कि ये पूछ ले कि पुष्प पादप का कैसा भाग है? वो जननांग है। पुष्प एक लिंगी पुष्प में या तो नर होगा या तो मादा जननांग होगा। ठीक है। द्विलिंगी पुष्प में नर और मादा जननांग दोनों ही होते हैं। मतलब जो द्विलिंगी होगा उसके अंदर नर और मादा दोनों ही जननांग होंगे। आगे देखिए,
नर युग्मक परागकणों के अंदर और मादा युग्मक बीजांड में पाए जाते हैं। जो नर युग्मक होते हैं वो परागकणों के अंदर पाए जाते हैं और मादा युग्मक बीजांड में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बीजांड के अंदर। आगे देखिए, किसी पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प अथवा किसी अन्य पुष्प के वर्तिकारक तक परागकणों के स्थानांतरण का प्रक्रम परागण कहलाता। जैसे हमने आपको बताया था कि ये परागकण है, परागकोश है, और ये कोई वर्तिकारक है, वी फॉर वर्तिकारक, पी फॉर परागकण। इससे अगर क्या है, जो परागकण है, परागकोश के इसी वर्तिकारक पर गिर जाएंगे तो क्या होगा? स्वपरागण। और अन्य पुष्प के वर्तिकारक पर पड़ जाएंगे तो क्या होगा? परपरागण। ये हमने बता दिया। परागण पवन, जल और कीटों द्वारा हो सकता है। मतलब कि परागण क्या है? जो पौधों के बीजों का जो क्या है, परागकणों का परागकोश से स्थानांतरण वर्तिकारक पर होना क्या है? परागण। किस किस से हो सकता है? पवन से, जल से और कीटों से। नर और मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन कहलाता है। मतलब कि नर और मादा युग्मक का जो मिलन की संयोग की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। युग्मनज का विकास भ्रूण में होता है। मतलब निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। निषेचित मतलब कि नर और मादा के निषेचन के बाद जो नई कोशिका बनती है उसे क्या कहते हैं? युग्मनज। और युग्मनज का विकास कहाँ होता है? भ्रूण के अंदर। आगे देखिए, फल एक परिपक्व अंडाशय है जबकि बीज में विकसित होता है। फल क्या है? एक परिपक्व पका हुआ अंडाशय है जबकि बीजांड बीज में विकसित होता है। जो बीजांड है वो बीज के अंदर विकसित होता है। बीज में विकासशील भ्रूण भी विकासशील भ्रूण होता है। बीज के अंदर क्या होता है? विकासशील भ्रूण। बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल अथवा जंतुओं के द्वारा होता है। जो बीज है उनका प्रकीर्णन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना किसके द्वारा होता है? पवन, जल और जंतुओं के द्वारा होता है। बीज प्रकीर्णन एक स्थान पर पादप की अधिक संख्या की वृद्धि को रोकने, सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए स्पर्धा को कम करने, नए आवासों के अधिकरण में सहायक है। मतलब जो बीज प्रकीर्णन है वो किस लिए आवश्यक है? ये एक स्थान पर पादप की अधिक संख्या में वृद्धि को रोकने। मतलब कि बीज प्रकीर्णन किस लिए जरूरी है? एक स्थान पर एक ही प्रकार के अधिक पादप न हो, सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए स्पर्धा को कम करने, नए आवासों के अधिकरण के लिए। तो देखिए, ये था दोस्तों हमारा आज का 12th लेसन। और लगातार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए स्टडी विद मनदीप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।